दूसरा टॉपिक आपके केमिस्ट्री एंड दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो yesterday वी हैव डन विथ मैटर। मुझे जल्दी से बता दो किसी को मैटर टॉपिक में कोई डाउट शाउट? एवरीबडी क्लियर? मैटर सभी को क्लियर हो गया? ओके चलिए आगे बढ़े गाइस। ओके मैटर कल आपने किया था, कल जितना भी आपने क्लास में किया था वो आपको सभी को, किसी को कोई डाउट? जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े थे क्या आपने नोट्स रेफर किया? मैम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी किरणजीत आपको क्लास 9th और 10th की करनी है, राइट? क्लास 9 10th की एनसीईआरटी करनी है, ठीक है संदीप, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो, नो इश्यू। ऑलराइट, मिस्ट क्या होता है? मिस्ट बेटा कुहासा दे, जानते हो क्या होता है कुहासा? भास्कर, दैट इज द मिस्ट ओनली। मैम हाउ एफिशिएंटली मेक नोट्स इन साइंस? अंश आपको क्लास में जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, राइट, वो नोट कर लो कि एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाओ और देन उनको कंपाइल करो और आपस में रिवाइज करते रहो। इस तरीके से आप एक एफिशिएंट नोट्स बना पाओगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन एंड दैट इज वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाउ अब ये जो टॉपिक है आपका अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा, राइट? तो बेसिकली इस टॉपिक में आपको फोकस क्या करना है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जितने भी वेरियस मॉडल्स है ना, जितने साइंटिस्ट आए उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को बताने की जब कोशिश की तो उन्होंने अलग अलग मॉडल्स बता करके एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश की। तो हम उन सभी मॉडल्स को पढ़ेंगे, फिर क्या लिमिटेशन आई थी उस मॉडल में, किस वजह से उनका वो एटम का मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया गया, वी विल सीइंग दोस थिंग्स। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज एटॉमिक मास क्या होता है, देन यू विल गेट टू नो अबाउट एटॉमिक नंबर, सिमिलरली यू विल गो टू गेट टू नो अबाउट आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबास क्या होते हैं, देन आइसोटोन्स क्या होते हैं, एज वेल एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। ऑलराइट, तो ये सभी टॉपिक्स हैं जिनको हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा जा सकता है लेकिन बहुत इजी है, आपको सिर्फ जैसे एक स्टोरी सुनते हो ना, विजुअलाइज करते हो, उसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी ऐसी विजुअलाइज करके सुनने की कोशिश करना। कोई डाउट होगा क्लियर करते चलना, ठीक है? स्टार्ट करा जाए सेशन, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो फिर मैं बिना रुके स्टार्ट करती हूँ। ओके गाइस वेरी गुड। देखो सबसे पहले एटम के बारे में हम बात करें, कल के सेशन में आपने पढ़ा था मैटर क्या होता है। मैटर को आपने डिफाइन भी किया था कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस इन द यूनिवर्स, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कुछ वॉल्यूम हो साथ ही में उसका कुछ वेट हो, तो वो मैटर कहलाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये मैटर बना किससे होता है, पार्टिकल से, और आज उन्हीं पार्टिकल्स को हम कहेंगे एटम्स, राइट? सो दैट पार्टिकल ओनली कॉल्ड एज अ एटम। सो दैट मीन्स कि आपका मैटर किसका बना होता है, एटम का बना होता है। सो एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर मैटर, राइट? तो अब कल जो भी प्रॉपर्टीज आपने पार्टिकल्स को लेके पढ़ी थी, अब वो सारी प्रॉपर्टीज आप एटम में डाल दो। यानी एटम्स जो होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है जिससे वो दूसरे एटम को अपने अंदर ले लेते हैं। एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एटम्स जो होते हैं ये मोशन शो करते हैं, राइट? यानी जो भी हमारे मैटर हैं वो किसके बने होते हैं, एटम के बने होते हैं। अलग अलग जो स्टेट आपको मैटर की मिलती है ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन देम। अब जो अलग अलग आपको मैटर मिल रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, दैट इज ड्यू टू द डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम। ऑलराइट, इसके अलावा हमारे एटम्स के बारे में एक चीज और पता चली कि एटम्स ने मैटर तो बनाया ही है, साथ ही में
जब दो एटम को आपस में रब किया गया, दो मैटर को आपस में रब किया गया, तो उसमें से इलेक्ट्रिक स्पार्किंग भी आई, यानी उसमें से चार्ज निकला। ये बताया कि अगर एटम से चार्ज निकल रहा है, दैट मीन्स कि हमारे एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल भी होता है, राइट। और उसी चार्ज पार्टिकल को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो दीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये चार्ज पार्टिकल तो है ही, साथ ही में इनको सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहा जाता है, राइट। सो दे आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल। हेलो गाइज, अभी ऑडिबल है? क्लियर है सभी को वॉइस? ओके। तो एटम के अंदर आपको कौन से चार्ज पार्टिकल मिल रहे हैं? क्या क्या मिल रहा है एटम के अंदर? इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला और न्यूट्रॉन मिला, ठीक है। ये सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहलाते हैं, राइट। अब इनकी डिस्कवरीज जिसने की है उनका नाम आपको याद करना मस्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे आपके एग्जाम में। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ई गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। जो हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी थी, डिस्कवर तो कर दिया प्रोटॉन को गोल्डस्टेन ने, लेकिन प्रोटॉन टर्म, ये जो नाम है ना प्रोटॉन वाला, टर्म गिवन बाय रदरफोर्ड। तो ये नाम याद रख लीजिएगा कि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है गिवन बाय गोल्डस्टेन, एंड इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन का नाम दिया रदरफोर्ड ने। ये नाम टेस्ट के क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। चलिए अब इन चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं इनको देख लेते हैं, इनकी क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए ई के ऊपर हमने एक नेगेटिव चार्ज दे दिया। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। हमेशा जो भी हमारा एक स्ट्रक्चर एटम का बताया गया है उसके अकॉर्डिंग एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, राइट। इसके अकॉर्डिंग एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के बाहर ही रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लोकेशन क्लियर हो गई, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर। इलेक्ट्रॉन पे होती है एक नेगेटिव चार्ज, राइट, 1 यूनिट चार्ज होती है लेकिन वो नेगेटिव होती है। वही हमारे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब P प्लस दिखाने से बढ़िया है कि सिर्फ P दिखा दो, अगर कोई चार्ज नहीं है मतलब कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है, दे आर अनचार्ज्ड न्यूट्रल वन, राइट। अगर अब हम इनके मास की बात करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, राइट, 0.00055। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुछ मास होता है, और आप देखेंगे तो न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जब भी हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, एटम के मास की बात करते हैं, तो हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यूज को ही कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जाता है बिकॉज ये इतना कम होता है कि इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो जब भी आपसे एटम मास के बारे में पूछा जाएगा, आप क्या करोगे? सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करोगे। ये बात क्लियर हुई सबको? हमेशा एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट में ऊपर की ओर सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और एटॉमिक नंबर हमारे सब स्क्रिप्ट पे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, सो 23 और 11, राइट। तो ये हो गया इनका एटॉमिक मास एंड दिस इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है।
एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितना एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, जितना एटम में प्रोटॉन होगा, वही उसका नंबर हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 11 लिखा है एटॉमिक नंबर, तो सोडियम के पास कितने प्रोटॉन हो गए? 11 हुए, क्योंकि प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ना, प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ओनली। ओके, अगर मैंने आपसे पूछा कि सोडियम के पास कितने न्यूट्रॉन हैं, तो क्या आंसर आएगा? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? कैसे निकाला? देखो, सोडियम का मास दिया है 23, ठीक है, और आपको पता है कि मास का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपको यहाँ पे प्रोटॉन भी दिया है 11, राइट, तो अब यहाँ से न्यूट्रॉन नहीं निकल जाएगा, 23 माइनस 11 12, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट में अगर आपको पता है उनका मास और एटॉमिक नंबर, तो क्या आप उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता सकते हो? सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए आगे अभी और डिटेल में इनको देख लेंगे, ठीक है। अब गाइस, एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले सर जॉन डाल्टन आए, ठीक है। मैम इलेक्ट्रॉन कैसे? आदित्य, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जब आपका एलिमेंट ग्राउंड स्टेट में होगा, एक बार फिर से बताते हैं, चलो ठीक है। देखो, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, अभी ध्यान से सुनना, एक फॉर्मूला याद कर लो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात सबको क्लियर हो गई? एटॉमिक मास क्या होता है, इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये फॉर्मूला तो सबको क्लियर है ना? ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम है, राइट। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और मान लो मास नंबर 24 है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे मैग्नीशियम के पास कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे? काव्या, अभिषेक, आदित्य, आंसर बताओ फटाफट। प्रोटॉन कितने होंगे? आर्यन, देखो मैंने क्या बोला, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो बोलो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 12 दिख रहा है आर्यन, तो इसका प्रोटॉन भी 12 होगा, ठीक है। उतना ही होगा इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये भी 12 होंगे? न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? फॉर्मूला देखो, मास दिया है 24, प्रोटॉन तुम्हें 12 दिया है प्लस न्यूट्रॉन, तो क्या न्यूट्रॉन भी 12 आ जाएगा? तो आपने यहाँ 12 लिख दिया। अभी क्लियर है सभी को? अभिषेक, काव्या, आर्यन, एवरीवन? अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो वेरी करता है। कब वेरी करता है? जब आपका एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। मतलब जैसे मान लो आपके सोडियम के पास, ठीक है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, राइट, 11 इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, सोडियम के पास आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। अब सोडियम के पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया? 10। तो जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन लॉस होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं यहाँ पूछूं कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो डेफिनेटली 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। ये बात सबको समझ में आ गई? अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस केस में मुझे बताइए, एल्युमिनियम +3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अब मुझे बताओ,
13 एटॉमिक नंबर है, हिसाब से तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 प्लस चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने किसी को दे दिया है, तो अब एल्यूमिनियम के पास बचेगा सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आई सबको? अंशु, आपको क्लियर हुआ? अंशु, नहीं 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 नहीं, प्रोटॉन, अच्छा यहाँ पे एल्यूमिनियम के केस में इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए, प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन तो 13 ही होंगे ना, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन 13 होंगे। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा? एटॉमिक मास 27 लिख लो। अब बताओ न्यूट्रॉन कितना होगा? 14 होगा। कैसे निकाला? 27 इज इक्वल टू 13 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 14। अभी क्लियर है सबको? वांट और एग्जाम्पल? और एग्जाम्पल चाहिए आपको? देखो मैं यहाँ पे ये चार्ट के साथ आपको एक बार क्लियर करा दे रही हूँ, ठीक है। दिस इज योर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर एंड मासेस। मास को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो मुझे बताओ, क्लोरीन और क्लोरीन माइनस है, ठीक है, इन दोनों के केस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बताइए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बताइए। चलिए जल्दी से सभी लोग। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 ले लो और एटॉमिक नंबर 17 ले लो, ठीक है, आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए। 35 एटॉमिक मास ले लो और 17 एटॉमिक नंबर ले लो। अब मुझे बताओ पहले वाले केस में, अगर ए केस है, ये बी वाला है, ठीक है, इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? 17, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17। अब मुझे बताओ न्यूट्रॉन कैसे निकाला? 35 में से 17 को माइनस किया, क्या वैल्यू आई? 18 आई, ठीक है। तो न्यूट्रॉन हो गया 18। बात करते हैं इसकी, है ना। अब मुझे बताइए बी के केस में क्या होगा रिजल्ट? प्रोटॉन कितने होंगे? 17 ही है, वेरी गुड। न्यूट्रॉन कितना होगा? बी के केस में न्यूट्रॉन कितना होगा? 18 ही होगा, क्योंकि मास तो 35 ही है और यहाँ पे नंबर भी 17 है, तो ये भी 18 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? Cl माइनस है, जब नेगेटिव होता है तो एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस के पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव में एक कम हो जाता है, नेगेटिव में एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन का। अब मुझे बताओ, अभी क्लियर है सबको? अब निकाल लोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सभी लोग? चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन 6 है, तो क्या आप मुझे इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बता सकते हो? एक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दिया है 6, कैन यू टेल मी द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास? एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि प्रोटॉन 6 दिया हुआ है, वेरी गुड। मास क्या होगा? 12 हो जाएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। तो अगर क्वेश्चन चाहे इस तरीके से आए चाहे इस तरीके से आए, किसी भी तरीके से आए, हो जाएगा सबसे। अभी भी किसी को लिटिल बिट भी डाउट है तो पूछ लो, लिटिल बिट डाउट भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, जल्दी से बताइए, लिटिल बिट डाउट।
ओके, हाँ ये कार्बन है, वेरी गुड, ये कार्बन है। आएंगे वहां पे वत्सला, एक्साइटेड स्टेट पे भी आएंगे। अभी के लिए मुझे बताओ, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सारा क्लियर हो गया? हाँ, प्रोटॉन सेम रहेगा सोना। चलिए अब बात करते हैं डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी की। ये तो पेज पूरा गंदा हो गया, मैं इसको रिमूव कर दूं? मैं इसको रिमूव कर दूं? ठीक है, चलो। काव्या नहीं, लो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट, जिसको लेना है ले लो। मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर और भी करना ना। ठीक है, आई एम रिमूविंग दिस नाउ। चलिए गाइस, डाल्टन्स, अब हुआ क्या, जब एटम की डिस्कवरी हुई, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि एटम को डिस्कवर किसने किया, किसने बताया कि ये एटम है। ठीक है, तो ये हमारे सर जॉन डाल्टन थे, जिन्होंने सबसे पहले एटम की डिस्कवरी की थी। ओके, तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम की डिस्कवरी की। अब स्टोरी सुनना है, ठीक है? अभी तक समझने वाला पार्ट था, आपने कैरेक्टर समझ लिया, स्ट्रक्चर समझ लिया एटम का, राइट? एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। अब आपको स्टोरी समझनी है। दोपहर का टाइम है, सो मत जाना कोई, ठीक है? पानी पीते रहना अगर किसी को नींद आए, वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नींद नहीं आएगी आपको। चलिए, जब डाल्टन ने एटम के बारे में जाना कि अच्छा ये एटम होता है, उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने की कोशिश की। ठीक है, और अपने एटम के स्ट्रक्चर में उन्होंने बताया क्या कि हमारे लाइफ में, मतलब यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, सभी, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम ओनली, राइट? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम ओनली। एंड ये जो एटम होते हैं, ये एक इनडिविजिबल होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब अब फर्दर एटम से छोटा कुछ नहीं होगा, है ना? सबसे छोटा एटम, एटम से छोटा कुछ नहीं होगा, इनडिविजिबल। इन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो एटम्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स में आइडेंटिकल होंगे। जैसे मान लो कोई मुझे एलिमेंट का एग्जाम्पल बताएगा, कोई भी एलिमेंट का एक एग्जाम्पल दे दो। कार्बन, ठीक है कोमल, जैसे कार्बन हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो अब ये कार्बन एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट को बनने के लिए कई सारे कार्बन के एटम आपस में जुड़े होंगे, राइट? तो इन्होंने ये कहा ये सभी हमारे कार्बन के एटम है। तो डाल्टन ने बताया कि किसी एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होंगे, मतलब ये सभी एटम का सेम एटॉमिक मास और सेम एटॉमिक नंबर होगा। तीसरे स्टेटमेंट में इन्होंने ये बताया कि मास ऑफ डिफरेंट एटम वेरी इन देयर साइज एंड मासेस। अब मान लो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है जो कार्बन से डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का जो एटम होगा वो हमारे कार्बन के एटम से भी डिफरेंट होगा, साइज में, नंबर में, हर चीज में, मास में। ऑक्सीजन के एटम कार्बन के एटम से डिफरेंट होंगे। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वेरी। कंपाउंड क्या होता है? अब मान लो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में मिल गया और बना दिया CO2। तो जब भी एलिमेंट आपस में मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं, तो दे फॉर्म कंपाउंड, राइट? अब इन्होंने बताया कि जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट होल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन? देखो क्या है, डेफिनिट कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो इसको। जैसे देखो फॉर्मूला कभी भी CO2 का आपने CO2/3 नहीं देखा होगा, है ना? हमेशा जो फॉर्मूला होगा वो CO2 ही होगा। कभी भी H2O का फॉर्मूला H2.5O नहीं देखा होगा, राइट? तो ये हमेशा होल नंबर में होते हैं, होल नंबर में।
Chemical reaction result in the rearrangement of atom in the reactant and products compound. राइट अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, मान लो दो एलिमेंट आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, केमिकली रिएक्ट करने का मतलब जैसे मान लो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तब आपको मिलता है H2O वाटर। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन के एटम इन दोनों में अदला बदली हुई होगी, कुछ तो रीअरेंजमेंट हुआ होगा, तभी आपको एक नया प्रोडक्ट मिले। तो केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। ये वो बातें थी जो आपके डाल्टन ने बताया, लेकिन डाल्टन के एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो स्टोरी थी वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? बिकॉज कुछ कुछ लिमिटेशंस आ गए थे इनमें। वो लिमिटेशन क्या थे? देखो, डाल्टन ने बताया था कि एटम जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, राइट? आपके एटम क्या होंगे? इनडिविजिबल होंगे, फर्दर वो ब्रेक नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात आई, जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, डाल्टन ये पोस्टुलेट डिस्कार्ड कर दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका वन ऑफ द लिमिटेशन था। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने ये बताया था कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सभी एटम्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना, वो एक जैसे होते हैं। लेकिन जैसे ही आइसोटोप का कॉन्सेप्ट सामने आया, आइसोटोप, ये पोस्टुलेट भी उनका डिस्कार्ड कर दिया गया। अब पूछोगे कि ये आइसोटोप क्या होता है? ठीक है, तो देखो आइसोटोप्स होते हैं गाइस, जब हमारे किसी एलिमेंट के एटम्स, मान लो कोई एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे उन एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम होंगे लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होंगे। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 ऐसे एटम हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है, तो ऐसे एटम को कहते हैं, ऐसे एलिमेंट को कह देंगे कि इनका आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन के केस में हमें 3 आइसोटोप मिलते हैं, एंड आइसोटोप्स होते क्या है? जब एटॉमिक नंबर सेम एंड एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। क्लियर है सबको? अब इन्होंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन मतलब कोई भी एलिमेंट में जो एटम होगा, यही पोस्टुलेट दिया था ना, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। लेकिन जैसे ही आइसोटोप के बारे में लोगों को पता चला, ये पोस्टुलेट भी डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे एक एलिमेंट के ही अलग अलग एटम्स हो गए। रितु अब बताओ, समझ में आ गया? तो इसलिए डाल्टन के स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब डाल्टन आए। वत्सला लास्ट पॉइंट बता दीजिए। अभी तो बताया वत्सला, स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग वाले का कौन सा? ये वाला केमिकल रिएक्शन। देखो ये सारे पोस्टुलेट थे डाल्टन के। उन्होंने बताया था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस दौरान हमारे एटम्स जो होते हैं ना एलिमेंट के, वो आपस में रीअरेंज करते हैं, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के पास जाएगा, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, और तब आपको एक प्रोडक्ट मिलता है। ओके, चलिए, तो भाई डाल्टन के एटम की हो गई ऐसी की तैसी, ठीक है। अब फिर उसके बाद आए जे थॉमसन। जे थॉमसन भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो इन्होंने सोचा कि भाई एक डिस्कवरी तो मैंने कर ही लिया है इलेक्ट्रॉन की, चलो कुछ और करते हैं नया। और इन्होंने भी एटम के स्ट्रक्चर देने की सोच ली। इन्होंने क्या बताया कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का गोला होता है, मतलब एटम जो होते हैं दे आर द पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर,
राइट। और ये जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होते हैं गाइस, राइट, दे आर द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड, राइट, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं। इम्बेडेड का मतलब घुसे हुए होते हैं, जिसको उन्होंने कंपेयर किया वाटरमेलन से। वाटरमेलन सबने खाया होगा, ठीक है, जिसमें जो रेड पोर्शन होता है वाटरमेलन का वो मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और ब्लैक वाला जो सीड है वो इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर कर दिया। तो बस उन्होंने यही बताया कि हमारा एक एटम है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, जिसमें नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स हाँ धसे हुए हैं, है ना। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं ये इक्वल नंबर में है, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसीलिए एज अ होल हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जे थॉमसन ने बताया था कि एज अ होल हमारे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अपने एटम को कंपेयर किया इन्होंने वाटरमेलन से, प्लम पुडिंग से, एप्पल पाई से, ये सभी से इन्होंने अपने एटम को कंपेयर किया। अब आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, एटम के स्ट्रक्चर को एप्पल पाई मॉडल से किसने कंपेयर किया, थॉमसन ने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को किससे कंपेयर किया। बस ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको आ जाएगा एग्जाम में। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए, लेकिन थॉमसन के मॉडल को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये बता ही नहीं पाए कि क्यों हमारे कैसे हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इतने प्यार से रह रहे हैं, ये रीजन ये दे नहीं पाए, और इसी वजह से इनके मॉडल को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर जे थॉमसन के बाद दूर कहीं रदरफोर्ड भी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, राइट। कैसे की थी देखते हैं। तो सबसे पहले रदरफोर्ड की जब डिस्कवरी की बात की जाती है गाइस, रदरफोर्ड के डिस्कवरी की, गाइस ऑडिबल है अभी? क्लियर है वॉइस सबको? वॉइस क्लियर है? ओके फाइन। चलिए, तो कहाँ पे थे हम? रदरफोर्ड पे थे, राइट। सो रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ये थोड़े बहुत रिच थे, है ना, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया। फिर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड, गोल्ड की फॉयल, सोने की चादर पतली सी ली, एंड डिटेक्टर लिया, मेटल डिटेक्टर यूज किया। तो ये सारी चीजें अपने एक्सपेरिमेंट में एपरेटस बना लिया अपने एक्सपेरिमेंट का। जो रेडियो एक्टिव सोर्स यूज किया इन्होंने, ठीक है, उस सोर्स से निकलता था अल्फा पार्टिकल। ये इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है, उस सोर्स से निकलता अल्फा पार्टिकल। ये जो अल्फा पार्टिकल थे, हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, अभी अभी फिर से स्टार्ट ही किया है अभी, ठीक है। तो अब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का सोर्स ऐसा रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जिससे निकल रहा था अल्फा पार्टिकल। ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, मतलब इससे कौन सी चार्ज निकल रही है? पॉजिटिव चार्ज निकलती है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल से निकली पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को टकराना था गोल्ड की फॉइल से। क्यों इन्होंने गोल्ड की फॉइल ही यूज की? क्यों गोल्ड के अलावा और कोई नहीं यूज किया? क्योंकि सबसे पहले हमारे जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ना, इनका पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होता है। पेनिट्रेशन मतलब छेद करने वाला। तो ये कोई मोटी दीवार को छेद नहीं कर पाते हैं, ये एकदम थिन पेपर को भी नहीं ये छेद कर पाते। ये इतना ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि पेनिट्रेशन पावर इनका बहुत कम होता है। तो इसीलिए इन्होंने गोल्ड की फॉयल यूज की। गोल्ड जो था एक बहुत ही मेलिएबल, राइट, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल और
एंड डक्टाइल, ये सबसे ज्यादा मेबल और डक्टाइल मेटल होता है। मतलब आप गोल्ड को पतले से पतले वायर, पतले से पतले चादर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब ये इतना पतला था कि अल्फा इसको आराम से पेनिट्रेट कर ली, आर पार हो गई। तो इसलिए इन्होंने गोल्ड की फॉयल यूज की। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। नेक्स्ट, इन्होंने मेटल डिटेक्टर यूज किया, जो कि हेल्प कर रहा था, जैसे ही चार्ज पार्टिकल टकरा रहा था मेटल से तो उन्हें पता चल रहा था कि कहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, मतलब अल्फा पार्टिकल यहाँ आया, अल्फा पार्टिकल वहां गया, तो वो डिटेक्टर लगाया इन्होंने। रदरफोर्ड के इसी एक्सपेरिमेंट, ध्यान से सुनना, एक बार सुन लोगे हमेशा याद रहेगा। रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान तीन चीजें ऑब्जर्व हुई। सबसे पहला उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई गोल्ड फॉयल से, बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ट्रेवल थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। मतलब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो फॉयल से होते हुए बिना इधर उधर गए सीधा निकल गए, बिना किसी डिफ्लेक्शन के ट्रेवल कर गए थ्रू द फॉयल। जैसे मान लो ये आपकी गोल्ड की फॉयल है, अल्फा आई और एकदम सीधे निकल गई, कहीं इधर उधर नहीं गई। जैसे आपको स्कूल भेजा जाता है तो आप सीधे स्कूल चले जाते हो, कहीं मूवी और घूमने फिरने नहीं जाते। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधा गोल्ड फॉयल से निकल गए। इसका उन्होंने इंटरप्रिटेशन बताया कि अगर अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए इधर उधर चले गए, मतलब हमारे एटम में ज्यादा से ज्यादा जगह एम्प्टी होगा, खाली जगह होगा, तभी अल्फा बिना इधर उधर गए पहुंच गए। दूसरा इंटरप्रिटेशन उन्होंने क्या देखा कि कम बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे, ठीक है, जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे। मतलब जाना तो था स्कूल, लेकिन चले गए फ्रेंड्स के घर पे क्या करने, ग्रुप स्टडी करने। वो तो आप लोग करोगे नहीं, मुझे पता है, नई मूवी रिलीज हुई है वो देखने चले गए। ठीक है, तो ऐसे कुछ ही बच्चे होते हैं, सब होते नहीं है, ज्यादातर बच्चे तो सीधा स्कूल चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे जो इधर उधर चले गए। तो सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, जिससे उन्हें पता ये चला कि डेफिनेटली हमारे सेंटर में कोई तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। ठीक है, जरूर सेंटर में चार्ज पार्टिकल होगा, तभी जब अल्फा वाली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आई, दोनों चार्ज प्लस प्लस आपस में जब टकराए तो रिफ्लेक्ट हो गए। कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव टकराते हैं तो ये दूर ही भागते हैं, एक दूसरे के करीब नहीं आते हैं। तो दैट मीन्स कि न्यूक्लियस जो सेंटर में है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तीसरे बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जो घर से स्कूल तो जाते हैं, लेकिन पेट दर्द का बहाना बना के वापस घर आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो ऑकेजनली वेरी लेस, ऑफ्टन ऑकेजनली वेरी लेस अल्फा पार्टिकल ट्रेवल बैक फ्रॉम द फॉयल। मतलब वो फॉयल तक तो गए लेकिन वहीं से पीछे आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जरूर सेंटर में कुछ ऐसा मास होगा जिसको हमारा अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर पाया। ठीक है, हमारा अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर पाया। राइट, मैं कौन सी वाली थी, मैं वो पहली वाली थी, है ना, बस मैं सीधा स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस ऐसे ऐसे करती थी। इवन मैं इधर उधर भी नहीं देखती थी, तो मैं ऐसी वाली थी। अच्छा, आप में से कितने लोग थे जो इधर उधर वाले, ये मूवी वाले थे? अच्छा, आर्यन विनय, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मी, अच्छा नहीं, तीसरा वाला भी कोई है क्या, पेट दर्द का बहाना बना के घर आ गए, मम्मी ने पीटा था? अरे वाह, अपन तो बंक वाले थे। अच्छा जी, स्कूल जाते तो थे। अच्छा, सही है, मतलब यहाँ पे तीनों कैटेगरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मुझे बताइए कि ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गया, तीनों पोस्टुलेट रदरफोर्ड के। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर गए,
कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ ऐसे थे जो वापस बाउंड बैक हो गए, राइट। इंटरप्रिटेशन क्या निकाला, जब अल्फा पार्टिकल सीधा निकले मतलब कि हमारे एटम में ज्यादा से ज्यादा स्पेस एम्प्टी है, राइट। सेंटर में जरूर कुछ पॉजिटिव चार्ज है तभी हमारे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट किए, और यहीं पे एक मास है न्यूक्लियस का, यहीं पे मतलब हमारे एटम का जितना भी मास है वो यहीं पे होगा तभी हमारे अल्फा पार्टिकल गए और वापस आ गए, और यहीं से फिर डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की, राइट। तो और ये जो साइज होता है न्यूक्लियस का बहुत छोटा होता है, अगर ये आपका एटम है तो दिस इज योर न्यूक्लियस, राइट, बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चारों तरफ वॉल्व करते हैं। इतनी सारी बातें रदरफोर्ड ने बताई तो जरूर, लेकिन इसके बाद भी इनके पोस्टुलेट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हमारे एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कैसे? देखो, इन्होंने जो बताया कि सेंटर में है न्यूक्लियस है, ये सब तो ठीक है, ओके, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, इन्होंने ये भी बताया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता तो ये एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज करता है, और जैसे जैसे ये एनर्जी रिलीज करता है ये नीचे की तरफ गिरता जाता है, मतलब न्यूक्लियस की तरफ आता जाता है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि ये एकदम न्यूक्लियस के पास आ जाता है। तो होता क्या है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स फिर इसी तरह न्यूक्लियस पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये पॉइंट वो डिस्कस नहीं कर पाए, कैसे फिर हमारा एटम स्टेबल होगा, ये बात वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए रदरफोर्ड के एटम को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन काफी हद तक इनके मॉडल से चीजें आगे गई। इनके बाद आए आपके नील बोर। चलिए अब मुझे बताइए, स्टार्टिंग से आपने डाल्टन की थ्योरी पढ़ी, जे थॉमसन क्या पढ़ा, रदरफोर्ड का पढ़ा, सबके पोस्टुलेट, सबके लिमिटेशंस क्लियर हुए? चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, अब इसके बाद आते हैं गाइस बोर्स के मॉडल पर, ठीक है। मैम ये सब लर्न करना पड़ेगा। अनुज अभी तक लर्न हुआ नहीं, मुझे तो लग रहा था कि आप सबको लर्न हो गया होगा साथ के साथ, है ना, एक स्टोरी की तरह तो था सब। एक बार आप रिवाइज करोगे जब अनुज तो याद हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद आए आपके नील बोर, राइट। अब आए नील बोर, इन्होंने अपने मॉडल को कंपेयर किया प्लेनेटरी मॉडल से। प्लेनेटरी मॉडल गाइस, आपका सोलर सिस्टम देखा है आपने, सोलर सिस्टम, है ना, कैसा होता है सोलर सिस्टम, सेंटर में होते हैं सन, और सन के आजू होते हैं आपके प्लैनेट्स, और ये प्लैनेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सन के चारों तरफ अपनी ही ऑर्बिट में चक्कर काटते रहते हैं, राइट, अपनी ही ऑर्बिट में चक्कर काटते रहते हैं। क्लियर? यही तो था, होता है ना आपका सोलर सिस्टम प्लैनेट। बस इसी मॉडल से उन्होंने आपके एटम के मॉडल को भी एक्सप्लेन किया। यहाँ पे ना थोड़ा समझने वाली बातें हैं, तो थोड़ा सा फोकस हो जाना, ये पार्ट इतना समझ लिए तो समझो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लियर, ठीक है। तो अब यहीं से उन्होंने एटम के मॉडल को कंपेयर किया। उन्होंने भी यही बताया कि हमारा एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एनर्जी होती है, और हर इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल में घूमते हैं, राइट। क्या क्या बताया इन्होंने कि only certain orbits are allowed inside an atom and these orbits has discrete orbit। इसका मतलब क्या हुआ समझो, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एटम है जरूरी नहीं है कि सभी एटम में सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट हो, इट्स नॉट लाइक एवरी एटम हैज सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट किसको कहा जा रहा है, समझ में आ रहा है,
ये कक्षा जहां पर आपके प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑर्बिट ओनली। एटम में भी यही वो ऑर्बिट है जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर गाइस? तो अब उन्होंने क्या बताया कि सभी एटम में एक ही नंबर के ऑर्बिट नहीं होते हैं, ठीक है। हर एटम में अपने कुछ नंबर वाले ऑर्बिटल होंगे और हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होगी। मतलब सभी ऑर्बिट की एनर्जी भी सेम नहीं होगी। इसकी एनर्जी मान लो कुछ भी होगी, इस वाली एनर्जी थोड़ी इससे ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी इन सबसे ज्यादा होगी। तो सभी ऑर्बिट्स की एनर्जी जो है वो भी अलग अलग होगी और सभी एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट भी सेम नहीं होंगे। ये बात समझ में आई सबको? ये बात इन्होंने पहली बताई। उसके बाद इन्होंने ये बताया जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी व्हाइल इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे तब तक एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे जब तक वो अपनी ऑर्बिट में घूमेंगे। मान लो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, अगर ये सिर्फ वन वाले इलेक्ट्रॉन में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपनी ऑर्बिट में ही चक्कर काटेगा वो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो एनर्जी रिलीज कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ के दूसरे की ऑर्बिट में घुसना चाहेंगे तब वो एनर्जी या तो रिलीज करेंगे या तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, और यही होता है एक्साइटेड स्टेट। सौम्या, क्लियर हुआ आपको? एक्साइटेड स्टेट समझ में आया? क्या हुआ एक्साइटेड स्टेट में? मान लो आपके पास एक एटम है, यहाँ पे सिंपल सब न्यूक्लियस है और हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। तो इस टाइम पे ये एटम आपका ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। लेकिन मान लो यही एटम में न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन अब अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे वाले ऑर्बिट में आ गया, ठीक है। अपनी ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में आ गया, तो अब ये हो गए एक्साइटेड स्टेट। अब समझ में आया ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट? तो जब हमारा एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है तब उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है। डिस्क्रीट ऑर्बिट मतलब सोनम सभी ऑर्बिट की एनर्जी लेवल जो होगी वो सेम नहीं होगी, हर ऑर्बिट का अपना एनर्जी होगा, ठीक है। इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, इन्हीं ऑर्बिट्स को शेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिट थे इनको आप कहीं पे एनर्जी लेवल के नाम भी बोला जाएगा, कभी इनको शेल से भी बोला जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, सब एक है। ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट किया गया KLMN से और नंबर दिया गया 1 2 3 4। मतलब न्यूक्लियस के बाद, जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बाद जो पहली ऑर्बिट थी उसको नाम दे दिया गया K ऑर्बिट, K शेल या K एनर्जी लेवल। न्यूक्लियस के बाद सेकेंड वाले ऑर्बिट को नाम दे दिया गया L। इसके बाद तीसरे वाले एनर्जी लेवल को नाम दे दिया गया M और फोर्थ वाले एनर्जी लेवल को नाम दे दिया गया N, KLMN। क्लियर है सबको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा मुझे बताओ क्या ये KLMN में इन सबकी एनर्जी सेम होगी? क्या ये सबकी एनर्जी सेम होगी? नहीं होगी, सबकी एनर्जी अलग होगी। नहीं, और भी होते हैं अमित, लेकिन आपके लेवल तक केवल इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब बताते हैं गाइस, KLMN तो आपने देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि मान लो अच्छा मैम ठीक है, न्यूक्लियस है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहे हैं,
कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रह सके। जैसे होता है ना कि आपके घर में कितने मैक्सिमम पर्सन आराम से रह सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है 2n²। वेरी गुड पंकज, वेरी गुड वत्सला, 2n²। जहां ये जो n है, n बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, n टेल्स यू द नंबर ऑफ ऑर्बिट, राइट। जो यहाँ पे k के लिए n की वैल्यू है 1, l की 2, m की 3 और n की 4। तो क्या आप मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके बता सकते हो फॉर k, l, m एंड n? k में आएंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। l में आएंगे मैक्सिमम 8, 3 में 18 और 4 में 32। सब निकाल लिया, सबको क्लियर हो गया ये कैसे आ रहे हैं k, l, m, n मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मैक्सिमम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारे L वाले ऑर्बिट में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या L में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कोर्स रह सकता है। मैक्सिमम 8 रह सकते हैं, हाँ, लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, सिर्फ 8 ही रह सकता है, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि वैलेंस शेल क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो देखो, वैलेंस शेल होता है ये जो सबसे बाहरी वाला ऑर्बिट होता है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, राइट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस शेल और वैलेंस, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट शेल, ठीक है। इस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, ठीक है। सोडियम के बताओ कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन थे, अभी अभी कैलकुलेट किया था आप लोगों ने। सोडियम के पास कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन थे? 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे बताइए आपको किससे मतलब रखना है, आपको प्रोटॉन से मतलब रखना है, न्यूट्रॉन से रखना है, या इलेक्ट्रॉन से मतलब रखना है? इलेक्ट्रॉन से मतलब रखना है, ठीक है। अब देखो, मान लो हमें सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, हमें इस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट्स में अरेंज करना है, ठीक है। हमारे पास ये न्यूक्लियस है जिसमें सोडियम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम कर रहे हैं, राइट। इनके पास जो पहला ऑर्बिट आएगा, बताओ इस ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे? 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमने, ठीक है। तो 11 में से कितने इलेक्ट्रॉन दोगे आप? 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, वेरी गुड। 2 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं क्योंकि पहला ऑर्बिट के वाला है, के पास मैक्सिमम 2 ही रह सकता है, ओके। चलो फिर ठीक है, कोई नहीं, हमारे पास दूसरी ऑर्बिट है, हम एल के पास जाएंगे। एल तो मैक्सिमम 8 ले सकता है ना। लेकिन ये देखो, 11 में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे सोडियम के पास? सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन बचे, है ना। तो आपने आराम से 8 इलेक्ट्रॉन एल को दे दिया, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन आपने एल में दे दिया। स्टिल यू हैव 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। तो क्या अब आप तीसरे ऑर्बिटल की मदद मांगोगे, कहोगे कि भाई मुझे एक कमरा और चाहिए, है ना, एक गेस्ट और आ गए हैं, राइट। तो आपने तीसरे वाले ऑर्बिटल के पास गए, इनके पास तो मैक्सिमम कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन को रखने की, लेकिन आपको सिर्फ एक ही रखवाना है, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया। तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग, एनर्जी मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है, एटॉमिक कन्फिगुरेशन क्या होगा
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या होगा आपके सोडियम का, तो क्या बताओ? 281। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बता दिया आपने। दूसरा क्वेश्चन, अब मुझे बताओ कि सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एक है इनके पास वैलेंस। क्लियर हो गया सबको? कितने एनर्जी लेवल्स हुए सोडियम के पास? कितने एनर्जी लेवल्स हुए? 3 एनर्जी लेवल हुए। सबको क्लियर हो गया? अब आज क्लास के बाद ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे? 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर, ठीक है, 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एनर्जी मॉडल के आधार पे लिख लेना। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना के एक रफ शीट में, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी लेवल अभिषेक देखो, ये पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल और तीसरा, सो 3 एनर्जी लेवल हो गए सोडियम के पास। ठीक है अभिषेक, चलिए सब लोग कर लेंगे ये 1 से 20 तक एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। ओके, तो ये था जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी अभी समझा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला यूज करोगे 2n²। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। अब देखो होता क्या है गाइस, हमारे एटम को ना स्टेबल होने के लिए, कोई भी दुनिया में कोई भी होते हैं ना, सबको स्टेबल होना मांगता है, राइट? अब जैसे हम अपनी बात करते हैं, हम कब स्टेबल होते हैं? या तो हमारी शादी हो जाए, हमारे पास अच्छी जॉब हो, हमारे पास पैसे हो, बंगला हो, गाड़ी हो, है ना, तो हम सोचते हैं कि भाई अब तो हम स्टेबल है, अब बस कुछ नहीं करना है, बस खाली मजे करते रहना है, तो जॉब करना है, पढ़ाई करना है, मजे करना है। जो स्टूडेंट्स हैं जैसे आप लोग हैं, आप लोग अपने आप को स्टेबल होने के लिए क्या करोगे? फटाफट एग्जाम क्लियर करना, एग्जाम निकालना है, ट्रेनिंग लेना है, जॉब ज्वाइन करना है, शादी करनी है एंड देन स्टेबल होना है, राइट? तो स्टेबिलिटी के लिए हम सभी को स्टेबल होने की जरूरत होती है, और इसीलिए हम हमेशा वर्कआउट करते रहते हैं। जो मान लो जिनके पास सब कुछ होता है, वो और ज्यादा स्टेबल होने के लिए काम करते रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब एवरीबडी वांट्स टू बिकम स्टेबल। हम बने तो एटम से ही हैं, तो हमारा एटम जो होता है उसको भी स्टेबल होना होता है। ठीक है, हमारे एटम भी स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन हमारे एटम को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? वही एटम अपने आप को स्टेबल मानेगा जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एटम ही अपने आप को स्टेबल मानते हैं। तो मुझे बताओ, क्या इस केस में ये जो सोडियम है, क्या आपको स्टेबल दिख रहा है? क्या ये सोडियम आपको स्टेबल दिख रहा है? लेकिन अगर यही सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो ये पूरा ऑर्बिटल गायब हो जाएगा। अब बताओ, क्या ये सोडियम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ये Na+ बन जाएगा, तो क्या ये Na+ अब स्टेबल कहलाएगा? क्योंकि अब इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये समझ में आया सभी को? हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के जितने भी एटम हैं, सब अपने आप को स्टेबल करने के लिए सबको 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसे कहा जाता है कि वांट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल करने के लिए। मैम सोडियम +2 हो सकता है? अनुज, गुड क्वेश्चन। देखो
अनुज एक बात बताओ, जैसे ये सोडियम है, ठीक है, इसके पास अभी 11 इलेक्ट्रॉन तुमने डाल दिए, ठीक है, 4 5 6 7 8 और आपका हो गया 11, ठीक है। तो अभी इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है अनुज, ठीक है। तो बताओ मुझे, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अनुज, है ना? क्या कोई है इतना वीर जो अपनी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा 99% मनी किसी को दे दे और कहे बस 1% के साथ रह लूंगा? नहीं ना। तो कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा, ठीक है, कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा। तो सिम बेटर ऑप्शन चुनेगा, वो कहेगा चल ठीक है यार मत दे, ले मेरा ले ले। फिर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे और अब ये Na+ के फॉर्म में आउटर मोस्ट पे 8 इलेक्ट्रॉन ले करके इस बल हो गए, ठीक है। अब अगर बताओ सोडियम के ऊपर Na+2 कब आएगा? जब सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलना होगा, है ना। लेकिन अब जब इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, क्या ये किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देंगे? ये तो कह देंगे ना भाई मैं स्टेबल हो गया मेरा, है ना, अब मैं किसी से ना दे रहा हूं ना किसी से ले रहा हूं, तो ये कभी भी Na+2 नहीं होंगे। क्लियर है? यस, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स, देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, चौथा अगर किसी वैलेंस पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो देंगे नहीं, वो शेयर करते हैं, ठीक है। 4 के बाद 5 6 7 अगर है तो वो दूसरे से लेते हैं। क्लियर यश? अगर 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो आराम से दे देंगे। क्लियर? चलिए, हाँ जी, ये सब धीरे धीरे समझ जाओगे। जब भी आगे जैसे जैसे एक एक टॉपिक पढ़ोगे ना, वहां पे ये सारी चीजें बार बार आएंगी, तो वो बार बार ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ पढ़ के वो क्लियर हो जाएगा, परेशान मत हो उसके लिए। सबको क्लियर हो गया ये एटॉमिक नंबर निकालना? लेकिन बोर के मॉडल को भी लिथियम के बारे में, अच्छा देखो, ठीक है, बोर अभी आते हैं बंदना, वहां पे भी आते हैं। पहले सुनो कि नील बोर इतना कुछ बताया लेकिन फिर भी नील बोर के मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब एलिमेंट के स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। अभिषेक, इनकी लिमिटेशन यही थी कि ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके बाद नील बोर के बाद आया आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, राइट। इसके बाद आए आपके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इस मॉडल को दिया था श्रोडिंगर ने, राइट। ये आपका अभी जो आप एटम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ एटम था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे एटम के न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की क्लाउड होती है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो ये तो बताया था मैकेनिकल क्वांटम में। अब इंपॉर्टेंट है वो सुनो, बोर ने आपको एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट दिया था, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बस उतना ही बता रही हूँ, अदरवाइज तो ये बहुत डीप है, ठीक है। बोर ने एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, KLMN, ठीक है। जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, राइट, बाय श्रोडिंगर, तब कॉन्सेप्ट आया सब एनर्जी लेवल का, ठीक है। कॉन्सेप्ट आया सब एनर्जी लेवल, और सब एनर्जी लेवल होते हैं आपके SPD, ओके, होते हैं आपके SPDF। इसी सब एनर्जी लेवल को सब शेल भी कहते हैं, सब ऑर्बिटल भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके KLMN में 2 8 18 32 था,
उसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके sp-gf में 2, 6, 10 और 40 होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब वंदना, आपका क्वेश्चन, ये बात यहां तक समझ में आ गई? सब शेल, शेल, सब शेल, ठीक है, एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स। अब अगर हम लीडियम की बात करें, ठीक है, तो देखो लीडियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है, तो बोर अकॉर्डिंग तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो जाएगा 2 और 1, ठीक है, लेकिन हमें ये कैसे हम इनको प्रूव करेंगे कि ये स्टेबल होंगे, कैसे स्टेबल होंगे? तो देखो क्या है कि जब लीडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है, तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और के पास तो 2 ही चाहिए ना मैक्सिमम, इस हिसाब से भी आपके के पास 2 होके लीडियम स्टेबल हो गया, ठीक है। दूसरे अकॉर्डिंग से अगर देखा जाए sp-df से, तो लीथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 2s1 होता है। तो जैसे ही s के पास मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, एक किसी ने ले लिया, तो ये अब आपका स्टेबल है। क्लियर? चलो, तो गाइज sp-df वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखने का तरीका बताया था ऑफबाउ प्रिंसिपल के आधार पे, ठीक है। ऑफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो सबसे कम एनर्जी लेवल में होती है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे करके होती है। क्या हुआ, थक गए सभी? सभी थक गए? देखो रितु, इतना डिटेल आपको जाना नहीं है आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना डिटेल करवा नहीं रही हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट है बस मैं उतना बताऊँ, इतना डिटेल में नहीं आता है, ठीक है। तो बस आप हेडिंग समझ लो क्या है, किसने क्या बताया है, ठीक है। जैसे अब ऑफबाउ थे, इन्होंने जैसे इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग थी ना, इन्होंने बताया कि सबसे पहले हमारे सबसे कम एनर्जी में जाएगी, फिर उससे हायर एनर्जी, फिर उससे हायर एनर्जी। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, 3p 4s 3d 4p 5s। अब आप कहोगे मैम ये हमें याद कैसे होगा? ठीक है, तो पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नहीं आएगा निकालने के लिए, लेकिन स्टिल आपको अगर पता करना है तो आप ये फ्लो चार्ट के थ्रू याद कर सकते हो। फ्लो चार्ट बनाना बहुत आसान है। जैसे पहले ऐसे लिख लो सभी को, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s तक लिख लो, फिर एक एक छोड़ के 2p 3p 4p 5p 6p लिख लो, 3d 4d 5d, फिर यहाँ से 4f 5f, ऐसे करके लिख लो, ठीक है। आपको इतना लंबा तो नहीं जाना है, लेकिन फिर भी जब बता रहे तो इतना तो बताना ही है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s के पास, ठीक है। 1s बाद इलेक्ट्रॉन जो है जाएंगे किसके पास? 2s के पास, ठीक है। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p के पास, 2p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s के पास, ठीक है। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 3p 4s, और फिर ये 4s के पास बाद से जाएगा 3d 4p 5s लाइक दिस, एंड फिर ये पीछे जाएंगे, एंड देन 4d 5p 6s लाइक दिस, ओके, और ये ऐसे चलता जाएगा। अब इसको कैसे करना है देखो, जैसे मान लो किसका एग्जाम्पल लें, एल्यूमिनियम का ले लें, ठीक है। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, राइट, 13 इलेक्ट्रॉन है आपके एल्यूमिनियम के पास। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर हम सब शेल के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बोलो किसमें दोगे? 1s में दोगे, तो क्या यहाँ पे आप 1s और s के पास आपको पता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 1s2 हो जाएगा,
ठीक है, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s के पास, आपने s को फिर से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p के पास, p के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन इनको भी दे दिया। अब देखो आपने 13 में से 10 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिया, 2p के बाद फिर आप 3s के पास जाएंगे और 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन इनको भी दे देंगे, इसके बाद आप 3p के पास जाएंगे, अब आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो you just give one electron. So this is the electronic configuration of your element. ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। इसके बाद गाइस हुन्स रूल आए थे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लेकर के, और इन्होंने बताया था कि जब भी हमारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, तो ऐसा नहीं, जैसे मान लो इसमें आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि पहले 1 2 3 4 5 6, ये गलत है, पहले सभी ऑर्बिटल्स में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन दे देना है, उसके बाद आपको पेयरिंग करनी है, बस यही बताया था आपके होमवर्क। ये तो आपने कर लिया है, राइट। आइसोटोप्स मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है, 3s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ भास्कर, s में हमेशा s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। चलिए आइसोटोप्स क्लियर है, वी हैव 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम के पास रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है, ड्यूटेरियम आपके ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हैवी वाटर बनाते हैं, और ये हैवी वाटर हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर इस्तेमाल किया जाता है, राइट। प्रोटीन जो हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन है, ये नॉर्मल वाटर बनाता है। आइसोटोप एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ये आपका चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्या यूजेस हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के। आइसोबार आपका जस्ट उल्टा होता है आइसोटोप के, ठीक है। आइसोबार में मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, जैसे आर्गन और कैल्शियम, देखो दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर दोनों का सेम सेम है। आइसोटोन होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका सेम होता है, जैसे देखो कार्बन नाइट्रोजन का केस ले लो, दोनों के पास जो हमारा नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, इन दोनों के पास 8 होंगे न्यूट्रॉन, तो ये दोनों आपस में आइसोटोन कहलाएंगे, ओके।